आज का हमारा टॉपिक है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या है? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट होल्डर ऑन ए पार्टिकुलर डेट टू रिकॉन्साइल द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक विद द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट और पासबुक। इसका मतलब हुआ कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट यानी बैंक समाधान विवरण एक ऐसा विवरण है जो कि अकाउंट होल्डर के द्वारा यानी जो बैंक का ग्राहक होता है, जिसका खाता बैंक में होता है, उसके द्वारा तैयार किया जाता है और यह एक निश्चित तिथि को तैयार किया जाता है जिसमें कैश बुक के बैलेंस को यानी रोकड़ बही के बैलेंस को यानी बाकी को पासबुक की बाकी से मिलान किया जाता है। इसी मिलान करने वाले विवरण को ही हम बैंक समाधान विवरण कहते हैं। अब इस चैप्टर से संबंधित जो एमसीक्यू की प्रॉब्लम है उसको समझने से पहले आपको थोड़ी सी इसकी डिटेलिंग समझाते हैं, जिसमें कि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बैंक समाधान विवरण अगर बनाएंगे तो उसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये बनाया क्यों जाता है, इसमें मिलाते क्या हैं। जो व्यापारी होता है जिसे हम ट्रेडर कहते हैं, ट्रेडर के पास अपनी एक कैश बुक होती है। कैश बुक का रूल होता है जितना पैसा इसको रिसीव होता है यानी रिसीव होगा तो ये डेबिट साइड में रिसीव होगा यानी यहाँ प्राप्त होगा और यहाँ पर पेमेंट किया जाएगा। तमाम पेमेंट्स क्रेडिट साइड में आएंगे। ये साइड इसका डेबिट है और ये साइड क्रेडिट है, यानी जितना पैसा प्राप्त होगा वो रिसीव हो रहा है तो डेबिट होगा और जितना पैसा पेमेंट होगा वो सब क्रेडिट होगा। इसका मतलब साफ है कि बैंक में इसका अपोजिट होगा, क्योंकि बैंक का अपना पैसा नहीं होता है। जो व्यक्ति बैंक में खाता खोलता है, बैंक वाले आपने देखा होगा एक पासबुक देते हैं, तो बैंक की जो पासबुक का बैलेंस होता है वह बैलेंस कुछ इस तरह से लिखा होता है, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट में विदड्रॉन होता है यानी जो पैसा निकाला जाता है, यानी जो उसमें से पेमेंट हो जाएगा वो बैंक वाले सब डेबिट करते हैं, और जो पैसा बैंक में हम जमा करेंगे यानी प्राप्त करेंगे बैंक वाले लोगों से वो रिसीव करते हैं तो उसे बैंक वाले क्रेडिट करते हैं। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर देखेंगे तो कैश बुक है जो कि रिसीव होता है तो डेबिट किया जा रहा है, लेकिन वही चीज़ पासबुक में रिसीव हो रहा है तो क्रेडिट किया जा रहा है। इसी वजह से कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस है वो पासबुक के क्रेडिट बैलेंस के बराबर होता है और कैश बुक का जो क्रेडिट बैलेंस है वो पासबुक के डेबिट बैलेंस के बराबर होता है। अब व्यापारी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाता क्यों है? जब कोई रकम हम बैंक में जमा करते हैं तो कैश बुक में हम ये मान लेते हैं कि हमें मिला है और अब हम ये चेक बैंक में जमा करेंगे तो बैंक में ये क्रेडिट हो जाएगा। अब मान लो हमें मिल तो गया और हमने लिख भी लिया, बैंक में भेज भी दिया, लेकिन बैंक में वो जमा ही नहीं हुआ तो हमें नुकसान हो जाएगा, हमारा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो हमारे पास चेक आया है परंतु वो रोकड़ नहीं बन पाया यानी कैश के रूप में वो कन्वर्ट नहीं हो पाया। जो चीज़ कैश के रूप में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी वो हमारे लिए नुकसानदेह होगी। अगर प्राप्त होने वाली रकम है तो नुकसानदायक है, अगर भुगतान करने वाली रकम है तो फ़ायदेमंद है। अब भुगतान करने वाली बात करें तो हमने किसी को चेक काट के दिया, अगर हमने चेक काट के किसी को दिया भाई तो हमने क्रेडिट में एंट्री कर ली कि भाई हमारे यहाँ से पैसा लेके चला गया, लेकिन बैंक में पासबुक में वो रकम डेबिट भी होनी चाहिए परंतु डेबिट नहीं होती है। तो इसके लिए हमारा मतलब होता है कि हमें फ़ायदा हुआ, क्योंकि हमने जिस पेमेंट को सोचा था हमारे खाते में से निकल गई है परंतु दरअसल वो बैंक में से निकली ही नहीं। क्यों? क्योंकि वह प्रेजेंट ही नहीं किया। तो इसका मतलब साफ है कि वह एंट्री वन साइडेड रह गई, एक तरफ ही उसकी एंट्री हो पाई है, दूसरी तरफ नहीं हो पाई है। वो तमाम लेन देन जिसका वन साइडेड एंट्री होती है यानी एक तरफ एंट्री होती है, या तो कैश बुक में हो जाए पासबुक में ना हो, या पासबुक में हो जाए कैश बुक में ना हो, किसी भी प्रकार की एंट्री, उसके लिए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट किया जाता है और इसी एडजस्टमेंट को ही बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहा जाता है। उसके लिए एक अलग से स्टेटमेंट बनाते हैं और इनके बैलेंस जहाँ जहाँ की वजह से मिसमैच हुए हैं उनके रीजन्स को मैचिंग के दौरान लिखा जाता है और बैलेंस में जोड़ करके या घटा करके उसकी मैचिंग की जाती है। अब सवाल ये उठता है कि भाई ऐसे कौन कौन से लेन देन हैं जिसकी वजह से बैंक की कैश बुक
यानी कि व्यापारी की जो कैश बुक है वो, और बैंक वाली जो कैश बुक जो कि बैंक वालों के लिए कैश बुक है लेकिन व्यापारी के लिए पासबुक है, इन दोनों की मिसमैचिंग होती है। अब मिसमैचिंग होती कैसे है? चेक हमने काट के दिया परंतु जिसको काट के दिया वह भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया, यानी प्रेजेंट नहीं हुआ, अनप्रेजेंटेड ही रह गया, तो वह इस वन साइडेड एंट्री होगी। दूसरा, चेक हमने बैंक में जमा किया परंतु जमा नहीं हुआ, तो वह भी वन साइडेड एंट्री होगी, यहाँ नुकसान हो जाएगा। बैंक वालों ने बैंक चार्ज के पैसे काट लिए, वह भी बैंक चार्ज के काटे हैं, तो बैंक वाले क्रेडिट साइड में तो एंट्री करेंगे नहीं, डेबिट साइड में करेंगे, क्योंकि पेमेंट कर देंगे, वो काट लेंगे पैसा, डेबिट कर लेंगे, माइनस कर लेंगे उतना पैसा व्यापारी के खाते में से, तो ये नुकसान हो जाता है। ऐसे ही बाहर से कोई कस्टमर या ग्राहक हमारे अकाउंट में पैसा जमा करता है तो बैंक वाले उसे क्रेडिट कर देते हैं, लेकिन उसकी जानकारी व्यापारी को नहीं होता है, व्यापारी अपने अकाउंट में डेबिट नहीं कर पाता है, यह भी वन साइडेड एंट्री होती है। गलती से बैंक वालों ने कोई रकम क्रेडिट या डेबिट कर दी तो भी वह वन साइडेड एंट्री हो पाती है। इस प्रकार से ऐसी चीज़ें होती हैं जिन घटनाओं के अकॉर्डिंग, यानी जो ट्रांजैक्शन वन साइडेड होते हैं उन्हीं के लिए ही बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बैंक का स्टेटमेंट जो रिकॉन्सिलिएशन के रूप में दिया जाता है वह आपकी समझ में आ गया है। बाकी हम समझेंगे, इसके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उनको भी ध्यान से देखेंगे, शॉर्ट वाले जो हैं, और जो एमसीक्यू बेस्ड थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है उनकी भी स्टडी चलिए करते हैं और देखते हैं कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन के कितने एमसीक्यू आपके पास हम सॉल्व करके देंगे। वैसे हमने एमसीक्यू की प्रॉब्लम एक वीडियो तो ऑलरेडी आपके पास दे रखा है, और वैसे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की प्रॉब्लम जो है इसको हमने क्लास 11th के बच्चों के लिए बनाया भी है, वीडियो इसकी यूट्यूब पे अपलोडेड है और वहाँ से भी आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट का प्रयोग करके। और अब हम इसकी एमसीक्यू बेस्ड प्रॉब्लम इस बुक से देखेंगे, और ये टीएस गिरवाल की बुक है, और बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की जो एमसीक्यू प्रॉब्लम है जिसकी रिक्वायरमेंट काफ़ी हद तक बच्चों में मांगी गई है। और मज़े की बात यह है कि जो कंपटीशन में बच्चे भाग ले रहे हैं, चाहे उत्तराखंड का अकाउंटिंग का अकाउंट मैनेजर या जो भी सेक्रेटरियल लेवल पर एग्ज़ाम हो रही है, उसमें अभी एक स्टूडेंट का चयन भी हुआ है, उनका कमेंट हम आपको पढ़वाएंगे। उस कमेंट को आप देखिए, उनका चुनाव हो चुका है, यानी वो सिलेक्टेड हो चुके हैं गवर्नमेंट जॉब में, वो उनका स्थान, उनका रैंक मिल चुका है और वो सिलेक्टेड पर्सन हो चुके हैं और उनको गवर्नमेंट जॉब तय हो गई है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे चैनल पर जितनी भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज की प्रॉब्लम है उनका हम चुन चुन करके आपके पास उसका सॉल्यूशन दे रहे हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा बेहतर और बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त हैं। और उस सीरीज में हम कंटिन्यू अपनी बात पर कायम हैं और बच्चों के रुझान भी आ रहे हैं। और इसी रुझान में एक कमेंट भी आया है, जिन्होंने उत्तराखंड में अकाउंट डिपार्टमेंट है और वो सचिवालय है और वहाँ पर उन्होंने गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर लिया है, और उनका कमेंट आप देखेंगे तो यहाँ पर है उनका कमेंट, आप देखिए उनका कमेंट, उन्होंने कमेंट करके मुझे बताया है। यहाँ पर देखेंगे तो उन्होंने लिखा है, ये लोकेश कुमार हैं और 20 घंटे पहले इनका कमेंट आया हुआ है, रिस्पेक्टेड सर, आपके आशीर्वाद से मेरा सिलेक्शन उत्तराखंड सचिवालय असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर यानी अकाउंट डिपार्टमेंट की पोस्ट पर हो गया है। आपकी क्लास मेरे लिए बहुत ही यूजफुल रही है, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा। ऐसे बच्चों के जब कमेंट आते हैं तो जो है मन प्रफुल्लित हो जाता है और बहुत खुशी होती है। मैं ये सोचता हूँ कि ये वीडियो मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक क्यों नहीं जा पा रही है, आखिर कौन रुकावट डाल रहा है, क्यों शेयर नहीं कर रहे हैं बच्चे, जबकि मैं बहुत ही ज़्यादा सटीक, बहुत ज़्यादा उम्दा, बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपको दे रहा हूँ। और जब ऐसे बच्चों के कमेंट आते हैं तो बहुत ज़्यादा मन खुशी से झूम जाता है और मैं सोचता हूँ कि और बच्चों के ऐसे कमेंट आने चाहिए।
तो मैंने भी उन्हें बधाई दी है और उनको जो है इस बात से बहुत खुशी है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैंने जो MCQ की प्रॉब्लम आप लोगों को दे रहा हूँ कंटिन्यू, इससे किसी न किसी स्टूडेंट को लाभ हो रहा है। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि वीडियो को आप शेयर कीजिए, मैक्सिमम बच्चों को शेयर कीजिए। इसका लाभ बहुत ज़्यादा बच्चों को मिलेगा, खास करके उन बच्चों को मिलेगा जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। और MCQ बेस की प्रॉब्लम यूट्यूब पर उतनी अधिक मात्रा में नहीं है जितनी अधिक मात्रा में होनी चाहिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों की जितनी हेल्प, जितनी सहायता हो सकती है उतना मैं करूंगा, और जितनी वीडियोज हमारे पास अवेलेबल हो सकती हैं किसी भी बुक से, बुक हमारे पास बहुत हैं, और उन सभी बुक से मैं छांट के प्रश्नों को आपके समक्ष उपस्थित करूंगा और सभी प्रश्नों को आपके सामने पेश करके उनके तमाम सॉल्यूशंस प्रेजेंट करूंगा। चलिए हम शुरू करते हैं MCQ बेस्ड प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड सो दैट द डिफरेंस बिटवीन द अंडर मेंशन्ड बैलेंसेज कैन बी रिकंसाइल्ड। यहाँ पर इनका मानना है कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार किया जाता है इसलिए कि डिफरेंस जो है नीचे दिए गए हैं उनके बीच समाधान किया जा सके। तो किनके बीच का समाधान किया जाता है ये तो अभी आपने पहले ही डेफिनेशन में पढ़ लिया कि कैश बैलेंस और बैंक की पासबुक का बैलेंस, इन दोनों का मैच करने के लिए ही रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। और जो यहाँ पर हमारा जवाब होगा वो होगा सी, क्योंकि इसका ही सही जवाब है सी। इसी में लिखा है कि पासबुक और कैश बुक के बैलेंस को रिकंसाइल करते हैं, इनके डिफरेंस को ही हम रिकंसाइल करते हैं। बाकी यहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं लिखी गई हैं जो सही हैं, परंतु ये सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 में है पासबुक ऑफ द अकाउंट होल्डर इज ए कॉपी ऑफ। जो पासबुक है किसी अकाउंट होल्डर की वह किसी चीज़ की कॉपी है, तो कॉपी किस चीज़ की है ये? द बैंक कॉलम इन द कैश बुक ऑफ द अकाउंट होल्डर की, या रेलिवेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए बैंक की, या द कैश कॉलम इन द कैश बुक ऑफ ए कस्टमर की, या नोन ऑफ द अबव, इनमें से किसी की भी नहीं। तो इसका सही जवाब है बी, रेलिवेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए बैंक। एक व्यक्ति का जो बैंक में अकाउंट होता है उसकी एक बुक मिलती है, और वह किस अकाउंट की बुक है उस बुक में पूरा मेंशन होता है, तो उसी की ही कॉपी होती है पासबुक। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 3 में है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू नो। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है जानने के लिए, क्या जानने के लिए? टू नो द पेमेंट मेड थ्रू चेक, चेक के द्वारा पेमेंट जो हुआ है उसकी जानकारी के लिए, या टू नो द एरर्स इन द पासबुक, पासबुक में हुई गलतियों के लिए, या टू कंपेयर द कैश बुक विद पासबुक एंड असरटेन द डिफरेंस, या कैश बुक और पासबुक की गलतियों में जो डिफरेंस हुआ है, अंतर आया है, वह अंतर जानने के लिए, उसका तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है इसका सी, क्योंकि हम यही तो करते हैं, कैश बुक और पासबुक के बैलेंस का ही तो मिलान करके डिफरेंस का पता लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है, क्या है ये? ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम का एक भाग है, डबल एंट्री सिस्टम का भाग नहीं है, और ये बैंक स्टेटमेंट का भाग है, या नॉन ऑफ दीज। तो भाई ये डबल एंट्री सिस्टम का भाग नहीं है, यानी कि ये क्वेश्चन का जवाब जो है वो है, चौथे क्वेश्चन का ये है बी। तो इसका सही जवाब है बी। क्वेश्चन नंबर 5 में है बैलेंस सोन इन द बैलेंस शीट इज ऑफ। बैलेंस शीट में जो बैलेंस दिखाया जाता है वह बैलेंस कैश बुक का है, पासबुक का है, एडजस्टेड कैश बुक का है, या नॉन ऑफ दीज। तो भाई बैंक की जो बैलेंस का पासबुक या कैश बुक का जो एडजस्टमेंट होता है वो कैश बुक के एडजस्टमेंट का ही बैलेंस हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, क्योंकि जब कैश बुक बनाई जाएगी तो उसमें पासबुक से मिलान किया जाएगा, उनका एडजस्ट करने के बाद जो अमाउंट सब कुछ जोड़ जाड़ के
घटा घुटा करके भाई जो लास्ट में बचेगा एडजस्टेड करके उसी कैश के बैलेंस को ही हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो इसका सही जवाब है सी, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब है सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक इज इक्विवेलेंट टू। कैश बुक का डेबिट बैलेंस जो होता है वो पासबुक के, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस पासबुक के क्रेडिट बैलेंस के बराबर होता है। तो इसका जो जवाब है, सही जवाब है वो है बी, यानी क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, यानी कि पासबुक के क्रेडिट बैलेंस के बराबर कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है। तो इसका जवाब है बी। क्वेश्चन नंबर 7 में है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मैचिंग। बैंक रिकॉन्सिलिएशन तैयार किया जाता है मैचिंग के द्वारा। किसकी मैचिंग के द्वारा? एंट्रीज इन द पासबुक विद एंट्रीज इन बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। क्वेश्चन नंबर 7 में आप ध्यान से देखिए, पहला ही जवाब इसका सही आ रहा है। पासबुक का जो एंट्री होती है उसकी कैश बुक के कॉलम की बैंक वाली एंट्री से मिलान किया जाता है, यही सही जवाब है, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 में है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाता कौन है? भाई जिसका खाता बैंक में होगा वही बनाएगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है अकाउंट होल्डर। क्वेश्चन नंबर 9 में है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिक्वायर एडजस्टमेंट इन द कैश बुक बैलेंस। कैश बुक के बैलेंस में किसकी रिक्वायरमेंट एडजस्ट करने की नहीं है इनमें से, यानी इनमें से किसकी कैश बुक में रिक्वायरमेंट नहीं है एडजस्ट करने की? तो उसके लिए जवाब क्या है? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक जो कि प्रेजेंट नहीं किया गया है पेमेंट के लिए। इसमें इस बात को ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर कैश बुक के बैलेंस को एडजस्ट करने की बात हो रही है, तो कैश बुक को एडजस्टमेंट करेगा कौन? तो कैश बुक का एडजस्टमेंट करेगा व्यापारी। अब इन्होंने बोला है कि नोट लगा दिया है, तो इसका मतलब है कि व्यापारी नहीं कर सकता है, तो इसकी तो व्यापारी कर सकता है क्योंकि उसने चेक इशू किया है। चेक डिपॉजिट, ये भी व्यापारी चेक डिपॉजिट किया है, करेगा। लेकिन चेक रॉन्गली क्रिएटेड बाय बैंक, यहाँ बैंक ने कर दिया है, तो बैंक वाले गलती को व्यापारी एडजस्ट नहीं कर सकता, इसलिए इसका जो जवाब है वो है सी, चेक्स रॉन्गली क्रिएटेड बाय बैंक। इसके बाद आता है एक इसमें और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगी। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार किया जाता है कब? एट द एंड ऑफ ईच वीक, हर सप्ताह के लास्ट में, या हर महीने के अंत में, या अकाउंटिंग ईयर के एंड में यानी समाप्ति पर, या व्हेन एवर ए बैंक स्टेटमेंट इज रिसीव्ड, जब बैंक स्टेटमेंट प्राप्त होता है। तो इसका सही जवाब है डी, यानी जब हमें बैंक स्टेटमेंट मिलेगा तभी तो हम मिलान करेंगे, तो इसका सही जवाब है डी। क्वेश्चन नंबर 11 में एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसमें लिखा है ए बिजनेस रिसीव्ड इट्स बैंक स्टेटमेंट। एक बिजनेस को, एक मतलब बिजनेस क्या, बिजनेसमैन को मान लीजिए एक बैंक स्टेटमेंट मिलता है, ये बताया जाता है कि उसका बैंक स्टेटमेंट मिलने का मतलब है ये पासबुक का बैलेंस है, जो कि उसमें क्लोजिंग बैलेंस यानी पासबुक का ये बैलेंस है जिसमें ओवरड्रान है। ओवरड्रान माने ये ड्राइंग है, मतलब ओवरड्राफ्ट है ये। इसका मतलब कह सकते हैं कि ये ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक है। उसमें ये पाया जाता है कि अनप्रेजेंटेड चेक है 2000 का, यानी चेक काट के दिया गया लोगों को लेकिन उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया बैंक में, और एक अनडिपोजिटेड अमाउंट है जो कि बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ। एक तरफ देखा जाए तो 2000 का फायदा है जबकि 1500 का नुकसान है। अब ये फायदा और नुकसान की नज़र से देखा जाए तो जब ओवरड्राफ्ट होता है तो उस केस में हम फायदे को घटाते हैं और लॉस को जोड़ देते हैं अगर कैश बुक का ओवरड्राफ्ट होता है तो। लेकिन ये है पासबुक का ओवरड्राफ्ट, तो पासबुक के ओवरड्राफ्ट में बिल्कुल सीधा सीधा होता है, यानी प्रॉफिट वाले आइटम को जोड़ दीजिए और लॉस वाले आइटम को घटा दीजिए। ये बात आपको ध्यान रखना होगा
कि कैश बुक के ओवरड्राफ्ट में और पासबुक के ओवरड्राफ्ट में बिल्कुल प्रॉफिट और लॉस का हिसाब चलता है, यानी प्रॉफिट वाले आइटम को जोड़ दीजिए, लॉस वाले आइटम को घटा दीजिए। तो इस हिसाब से अनप्रेजेंटेड चेक है 2000 का, जो कि हमारा फ़ायदा है, इसे हम जोड़ेंगे। 8500 में 2000 को जोड़ देंगे, 10500 होगा, और 1500 को घटा देंगे तो 9000 बचेगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी। इसको हम कुछ इस प्रकार से सोल्व करेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक लिखेंगे 8500 रुपये, अनप्रेजेंटेड चेक जो कि हमारा फ़ायदा है उसको हम ऐड करेंगे, 10500 आएगा, और जो कि अनक्रेडिटेड डिपॉजिट है जो कि हमारे लिए नुकसान है उसको हम 1500 को माइनस करेंगे। तो हमारे पास जो हमारा आंसर आएगा वो यहाँ पर हमने नहीं लिखा है, अब आपके सामने लिखेंगे, तो ये होगा 9000 रुपये, और यही हमारा जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12 में है मोहन्स बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट शोज चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक ऑफ ₹3800 एंड checks issued but not presented by suppliers of ₹3500. His bank balance as per cash book is 25,000. Balance as per passbook statement is, क्वेश्चन के मुताबिक इनका कैश बुक का बैलेंस 25,000 रुपये का है, और इन्होंने अपने सप्लायर को चेक काट के दिया, जाओ हमारे अकाउंट से पैसा निकाल लो, 3500 रुपये उन्होंने नहीं निकाला। दूसरे में लिखा है 3800 रुपये का चेक बैंक में जमा किया है, लेकिन ये जमा नहीं हुआ, तो ये तो नुकसान हो गया और ये फ़ायदा हो गया। कैश बुक का बैलेंस है, तो कैश बुक का ये ओवरड्राफ्ट नहीं है, ओवरड्राफ्ट में उल्टा चलता है, लेकिन कैश बुक के बैलेंस में सीधा चलेगा, यानी प्रॉफिट को जोड़िए और लॉस को घटाइए। तो हम 25,000 में 3500 को जोड़ देंगे और 3800 को माइनस कर देंगे। कुछ इस तरह से इसका प्रेजेंटेशन होगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं बैलेंस एज पर कैश बुक 25,000 यहाँ पर, और उसके बाद उसमें हम ऐड करेंगे जो चेक इशूड किया लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ है, इसको हम ऐड कर देंगे। उसके बाद ऐड करने पर 28,500 आया। उसी जगह पे फिर हम लेस भी करेंगे, जो चेक हमने बैंक में जमा किया लेकिन क्लियर नहीं हुआ, हमारा नुकसान हो गया, उसको माइनस करेंगे तो 24,700 आएगा। तो ये बैलेंस एज पर पासबुक आएगा। ऊपर बैलेंस एज पर कैश बुक है, लेकिन ये बैलेंस एज पर पासबुक है, तो हमारा आंसर 24,700 है। तो इसका जो जवाब है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे, इफ बैलेंस इन द बैंक स्टेटमेंट शोज ₹3000 डेबिट एंड देयर आर डिपॉजिटेड ऑफ ₹800 not yet created and unpresented checks totaling of ₹500, the balance in the cash book should be। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है कि बैंक स्टेटमेंट यानी ये पासबुक का डेबिट बैलेंस है, यानी ये पासबुक का ओवरड्राफ्ट है। तो पासबुक के ओवरड्राफ्ट का रूल होता है कि प्रॉफिट जोड़ने का और लॉस घटाने का। तो प्रॉफिट हम जोड़ेंगे, तो यहाँ पर दिया है चेक डिपॉजिट किया 800 रुपये, लेकिन ये क्रेडिट नहीं होते तो नुकसान हो गया, इसको तो हम घटाएंगे। 500 का हमारा चेक अनप्रेजेंटेड है, यानी जिसको काट के दिया उन्होंने खाते से नहीं निकाला, तो ये फ़ायदा है। तो 3000 फायदे, तो 3000 के बैलेंस में हम 500 जोड़ेंगे और 800 घटाएंगे। तो इसका प्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक 3000 है, उसमें हमने अनप्रेजेंटेड अमाउंट ऑफ चेक जो कि 500 का हमारा फ़ायदा हुआ है उसको हमने जोड़ दिया, 3500 आ गया। और हमने जो डिपॉजिट किया था लेकिन डिपॉजिट नहीं हुआ, नुकसान हो गया, 800 का उसे माइनस कर दिया। तो यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक आ गया 2700 रुपये का। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका जो जवाब है वो है 2700 रुपये क्रेडिट बैलेंस, यानी कि बी। क्वेश्चन नंबर 14 में कैश बुक सोज 1000 रुपीज एज ओवरड्रान, यानी ये ओवरड्राफ्ट है वो भी कैश बुक का। इसमें रूल चलेगा प्रॉफिट को घटाने का और लॉस को जोड़ने का। अब लॉस और प्रॉफिट है क्या, यहाँ पर एक स्टेटमेंट में बोला गया है कि बैंक स्टेटमेंट मिला है, उसमें ये कहा गया है कि डेटर्स जो कि 400 रुपये बैंक में जमा किया है
और बैंक चार्ज 20 रुपये का एक कट गया है। तो इसका मतलब जो जमा किया है ये तो फ़ायदा हो गया, लेकिन बैंक चार्ज हमारा नुकसान हो गया। तो ये लॉस हम 1000 में जोड़ देंगे और 400 को घटा देंगे। इसका प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होगा, यानी ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 1000 लिखेंगे, उसमें बैंक चार्ज जोड़ेंगे 20 रुपीज़ का, क्योंकि ये नुकसान है। 1020 होगा, लेकिन हमारा ये फ़ायदा है जो डेटर्स ने हमारे खाते में पैसा जमा करा 400, ये हम माइनस करेंगे तो 620 हमारा आंसर आएगा पासबुक का बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर 620, ये 14 है, इसका जवाब है 620 रुपये डेबिट बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 15 में है कैश बुक बैलेंस, जो कि 1790 रुपये डेबिट बैलेंस है, यानी ये बैलेंस एज पर कैश बुक है। डेबिट बैलेंस कैश बुक का रूल है प्रॉफिट को जोड़ने का, लॉस को घटाने का। तो यहाँ पर कहा गया जब इसका कंपैरिजन हुआ तो ये पता लगाया गया कि इसमें अनप्रेजेंटेड चेक 1040, यानी ये चेक काट के दिया गया, लेकिन जिसको काट के दिया गया उन्होंने प्रेजेंट नहीं किया, तो ये व्यापारी के लिए फ़ायदा हुआ है, तो इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। लेकिन उसी जगह पर 820 रुपये का चेक जमा किया गया है, लेकिन ये क्रेडिट नहीं हुआ, तो ये नुकसान हो गया, ये घट जाएगा। तो इसका मतलब है इसका प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से करेंगे। बैलेंस एज पर कैश बुक यहाँ लिखेंगे 1790 रुपये, इसमें अनप्रेजेंटेड चेक को जोड़ेंगे 2830 आएगा, और उसमें डिपॉजिट जो चेक हुआ जो क्रेडिट नहीं हुआ हमारा नुकसान हो गया, 820 रुपये माइनस करेंगे, 2010 रुपये का बैलेंस पासबुक का आएगा क्रेडिट। तो इसका मतलब है 2010 रुपये का क्रेडिट बैलेंस पासबुक का आएगा, जो कि इसका जवाब है सी। यहाँ सबके आंसर दिए गए हैं, आप इनके आंसर से मैच कर सकते हैं। जो हमने कैलकुलेशन आपको दिखाया है बिल्कुल सटीक और सही जवाब होना चाहिए, उसको आप यहाँ पर मिलान कर सकते हैं। इसी प्रकार की वीडियोज को पाने के लिए धीरज सर कॉमर्स क्लासेज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। अगली वीडियो में हमारी और आपकी पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।